हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखेंगे 19 जुलाई 2023 की शिफ्ट के सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका थर्ड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो अब देख रहे हो हम जो इसमें देखेंगे केवल मैथ का ही क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलिए देखते फिर। देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग है वो 98 है, दोनों संख्याओं का अंतर 28 है, तो इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या ज्ञात करो। देखो, दो संख्याओं का योग कितना है? 98 है। तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 98 है, और a माइनस बी की जो वैल्यू है वो 28 है। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है? कोई भी संख्या निकालनी। देखो, तो जब कभी भी एक प्लस में हो माइनस में हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को एक बार जोड़ लेते हैं, फिर दो से भाग देते हैं। ठीक है, तो अगर और दूसरा तरीका ये है कि अलग अलग भाग देते हो, तो 49 हो गया और ये कितना हो गया? 14 हो गया। ठीक है, तो एक बार इनको जोड़ लो, 49 14 कितना हो गया? 53 10 63, और घटा लोगे एक बार तो 49 में 14 जाएगा 35। तो 35 और 63 में से कौन सी संख्या है जो मिल रही है? 35 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड तो वो क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है तो ज्ञात कीजिए वे एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। देखो, जब कभी इस टाइप क्वेश्चन हो कि कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे, अगर एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो उन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, सॉरी एक ही डायरेक्शन दौड़ रहे हैं तो उनको माइनस कर देते हैं, अलग डायरेक्शन दौड़ रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो 20 प्लस 30 है, तो एक्चुअल में 20 प्लस 30 क्या होगा? 50 बनेगा, लेकिन यहाँ 50 तो है नहीं, तो जो जीरो हटा देंगे केवल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा क्या कह रहा है कि ये है, इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है, देखो रहा हम लोग 11 से विभाज्य होने का रूल क्या होता है? सम ऑफ ऑड प्लेस, ठीक है, इक्वल टू सम ऑफ इवन प्लेस। ठीक है, ये ई एस और ओ एस इक्वल टू ई एस। ठीक है, देखो रहा यहाँ पर करते हैं तो 7 1 8 8 9 17 9 17 9 हो गया 17 26। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4 2 6 5 11। तो यार 11 और 26 तो इक्वल तो होंगे नहीं, तो मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं 3, फिर एक छोड़ के 9 3 12 9 21। ठीक है, 3 2 5 5 10। ठीक है, ये भी इक्वल नहीं है, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो क्या है? 11 के इक्वल है। ठीक है, डिफरेंस भी एक मायने रखता है, डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? ठीक है, वो 11 से कटना चाहिए, तो यहाँ 15 11 से नहीं कट रहा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 पुरुषों द्वारा किसी कार्य को 10 दिन में पूरा किया जा सकता है, 10 महिलाओं द्वारा उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा किया जा सकता है, तो उस कार्य को करने के लिए 4 पुरुष और 4 महिलाओं को लगाया जाए तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो, 8 पुरुष हैं, वो किसी कार्य को करते हैं 10 दिन में। ठीक है, और 10 महिलाएं हैं, वो कार्य करती हैं 12 दिनों में। तो यहाँ से अगर हम लोग देखो एफिशिएंसी निकालने के मैन और वुमेन की, तो 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, तो मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो 3:2 आ जाएगी। ठीक है, अब हमसे जो पूछा गया है 4 पुरुष और 4 महिलाएं। ठीक है, तो एक पुरुष करता है 3 यूनिट, तो 4 पुरुष करेंगे 12 यूनिट। ऐसे ही 4 महिलाओं को, तो एक महिला करती है 2 यूनिट, तो 4 महिलाएं करेंगी 8 यूनिट, दोनों मिलकर करेंगी 20 यूनिट। ठीक है, इंटू एक्स, ये MDH वाला फॉर्मूला चलता है, मेन डे आवर्स, तो ये आपको एफिशिएंसी देता है। ठीक है, इक्वल टू, अब ये वर्क तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर पहले कितने थे? 8 मेन थे, तो उनकी क्षमता कितनी है? मेन की 3 है, और टाइम कितना लग रहा था? 10 दिन। ठीक है, तो 12 8 कितना हो गया? 20 इंटू एक्स इक्वल टू 8 3 का 24 गुणे 10। ठीक है,
तो इसको काटेंगे तो 10 दूनी 20 और इसको काटेंगे तो 12 बार चले जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12। देखो अभी देखो कह रहा है कि किसी थीटा न्यून कोण थीटा के लिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा मान क्या होगा। देखो इस टाइप क्वेश्चन होगा तो डायरेक्टली इसका मान आंसर 1 ही आता है, पर कैसे आएगा ये भी देख लो आप। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रहा इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहेगा, इसको ले सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा तो अपनी जगह रहा, इसको हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। दो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें की। दो कह रहा है कि बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करने वाली दो वृत्तों पर खींची जा सकने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। देखो रहा कभी भी बाह्य अगर स्पर्श कर रहा है तो एक स्पर्श रेखा ये खींची जा सकती है, सॉरी यहाँ पर एक स्पर्श ये और एक स्पर्श रेखा ये, तो मतलब टोटल 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। अगर केवल एक दूसरे को ना कट कर रहे होते, केवल बाहर ऐसे ही होते, ठीक है, तो इससे आपकी 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो 4 स्पर्श रेखाएं, तो समझ में आया। तो ये केस एक्चुअल में था, ठीक है, ये दोनों स्पर्श कर रहे थे, ये पॉइंट याद रखने वाली बात है, स्पर्श कर रहे थे तो केवल 3 होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है। देखो आर की, अब देखो जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा की जो वैल्यू है वो 60 है अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है उन्होंने बोल रखा है, और आर की वैल्यू जो है वो 7 है। तो 7 से 7 गया, 60 एकम 60 और 60 दाम 36, ठीक है। तो इसको काटोगे या 2 3 6 और 11 बार जाएगा, तो 11 7 से 70/3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको बोला गया है जो x की वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी, यानी 1 से छोटी होगी तो 1 से छोटी होगी, ठीक है, और 0 से आपकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। अब देखो ये x प्लस 1/x है, यहाँ पर x का डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो x से कट जाएगा तो केवल x बचेगा, यहाँ x से x ये कट जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो ये x प्लस 1/x हो गया और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1/x हो गया, ठीक है। अब हमें x माइनस 1/x चाहिए, तो क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है इस वाली वैल्यू का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है तो -4 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा √45, ठीक है। √45 का मतलब क्या होता है, 9 गुणे 5, 9 किसका अंडर रूट होता है 3 का, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ये जो वैल्यू आती है प्लस माइनस पे आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी, x प्लस 1/x की वैल्यू वो है आपकी 7 है, और x माइनस 1/x की वैल्यू लेंगे वो माइनस का 3√5 लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 21√5। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है अपने को, कह रहा है कि 150 रुपये में 8 रुपये प्रति पेन के मूल्य से 10 पेन और 5 प्रति रबड़ के मूल्य से 10 रबड़ और 4 प्रति कटर के मूल्य से कुछ कटर खरीदता है। यहाँ पर इसने बोला है कुछ कटर खरीदता है, तो उनको पता नहीं है, तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा। देखो यो 150 रुपये के टोटल सामान खरीद रहा है, तो 8 रुपये प्रति पेन के हिसाब से 10 खरीदा है, तो एक पेन कीमत 10 तो 8 की 80, ठीक है। 5 रुपये प्रति रबड़ के हिसाब से 10 खरीदा है, तो एक रबड़ की कीमत 5, 10 की कीमत 50। अब नेक्स्ट पे क्या कहता है कि 4 रुपये कटर से कुछ खरीदा है, तो हमें पता नहीं, तो मान लेंगे वो x से कटर खरीद रहा है, तो 80 + 50 130, 150 में 130 गया 20 इक्वल टू 4x, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। ये समझिए x की वैल्यू आई है, ठीक है। इसने हमसे औसत पूछा है, ठीक है। तो औसत जो होता है हमारा फॉर्मूला औसत का,
कुल मूल्य बटे संख्या होती है, ठीक है। अब देखो औसत हमसे पूछा गया तो कुल मूल्य तो 150 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास वस्तुओं की संख्या कितनी थी, 10 पेन थे, 10 रबड़ थी, 10 10 कितना हो गया 20, और पेन की कुछ कटर थे, कटर की कीमत कितनी आ गई, कटर कितने हो गए 5, 10 प्लस 10 20 5 25, तो जो एवरेज हो जाएगा वो 25 छक्का 150 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या है इसमें यहाँ तक। अब देखो यार ये है कि कह रहा है कि ये पाई चार्ट दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित पाई चार्ट विभिन्न नदों पर वार्षिक व्यय को दर्शाता है। दिए गए पाई चार्ट में न्यूनतम कोण क्या होगा, तो न्यूनतम कोण देखो रहा है ये 10 डिग्री है यहाँ पर परसेंटेज में, तो आपको याद रखना है कि 1% की वैल्यू हमेशा क्या होती है 3.6 डिग्री होती है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 डिग्री। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करती हैं और 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिनों में करते हैं, तो सभी पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य करें तो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ओके देखो 10 महिलाएं हैं 6 दिन में कार्य करती हैं, 6 पुरुष हैं, ठीक है, एक मिनट, महिलाएं हैं तो वुमेन ले लो, ठीक है, और 6 पुरुष हैं तो उसको 5 दिनों में करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी वुमेन अपॉन मेन की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो 5 कम 5 5 दूनी 10 और 6 से ये 6 गया तो 1:2 आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि वुमेन की क्षमता 1 और मेन की क्षमता 2 यूनिट। अब आपसे कह रहा है सभी पुरुष और महिलाएं, तो ये मतलब क्या है, एक महिला की क्षमता है 1, तो 10 महिलाओं की क्षमता कितनी हो जाएगी 10, 6 पुरुष हैं, ठीक है, तो एक पुरुष की क्षमता है 2, तो 10, तो 6 पुरुषों की क्षमता कितनी हो जाएगी 12, तो टोटल एक दिन में कितना काम कर लें 10 + 12, और हमें नंबर ऑफ डेज निकालना है तो इंटू एक्स, ठीक है। ये M1D1H1 = M2D2H2 से, ठीक है। यहाँ पर M क्या है आपका आदमी है, D मतलब दिन है, H मतलब आवर है, ठीक है। इससे आपको क्या होता है टोटल वर्क मिलता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब समझो रहा, अब ये जो वर्क था ये तो सेम होगा, तो 10 महिलाएं इंटू 6, तो 10 महिलाओं की क्षमता कितनी थी 1, और टाइम कितना लग रहा था 6 दिन, ठीक है। तो 12 10 22 इंटू एक्स = 16 10 छक्का 60, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 30/22 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15/11। एक मिनट में कुछ ओके ओके, यहाँ पे ये भी कटेगा ना 11 होगा, ठीक है, सॉरी ये 11 होगा, तो ये हो जाएगा 30/11, 30/11 मतलब 11 दूनी 22 8 30/11, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ये वैल्यू आपको गिवन है, ये किसके बराबर होगा, देखो यहाँ पर cot x = हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/2, तो इसको हम cot को लिखते हैं, फॉर्मूला होता है cos x अपॉन sin x, ठीक है। तो cos की जो वैल्यू होगी 5, साइन की वैल्यू 2, तो यहाँ पर अगर 5 रखोगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पर रखोगे साइन की वैल्यू तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रखोगे 5 दूनी 10 + 2, तो 10 में 2 हो गया 8 और 10 2 12, तो 4 दूनी 8 4 3 12, तो 2/3 हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि यार धारा की दिशा में नाव की चाल स्थिर जल में नाव की चाल से 125% है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो धारा की दिशा में हमेशा जो चाल होती है वो x + y होती है, ठीक है, और स्थिर जल में जो चाल होती है वो x होती है, तो x + y है, ठीक है। x का 125% है, तो मतलब 25 × 100 सॉरी 25 × 100 25 × 5 125, ठीक है। कह रहा है स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगता है। अब देखो स्थिर जल में बोला गया है, तो मतलब जो नाव की चाल है वो x निकाल, ठीक है, पता है, तो 20 किलोमीटर जाती है आधे घंटे में, तो 1 घंटे में जाएगी 40 किलोमीटर, तो मतलब उसकी जो चाल है वो 40 किलोमीटर पर घंटा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कह रहा है कि अब देखो यहाँ पर अगर 40 की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 40 + y अपॉन, यहाँ पर रखेंगे तो 40 = 5/4, तो यहाँ 4 दाम 40, y की वैल्यू हो जाएगी वो 10 आ जाएगी, ठीक है। तो कह रहे हो धारा के विपरीत जाएगा तो चाल माइनस होती है, धारा के विपरीत चाल क्या होती है माइनस, x - y, यानी 40 में से 10 या 30, ठीक है। 15 किलोमीटर जाना है तो दूरी बटे चाल,
तो 1/2 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो 1/2 किस में आ रहा है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सुसान है वो 6 मिनट में 12 पेज टाइप कर सकती है। तो इसका मतलब हुआ उसकी जो क्षमता है वो 1 मिनट में 2 पेज टाइप करने की है, ठीक है। ऐसे ही मैरी है वो 12 मिनट में 6 पेज टाइप कर सकती है। तो मतलब मैरी की जो क्षमता हो जाएगी, सुसान है ये और मैरी है, तो मैरी की क्षमता हो जाएगी वो 6 पेज टाइप करती है 12 मिनट में, मतलब 1/2, 1/2 मतलब होता है 0.5, तो 0.5 क्षमता होगी, ठीक है। तो कह रहा है कि एक साथ काम करेंगे, तो एक साथ क्या काम करेंगे दोनों, तो 2.5 हो जाएगी क्षमता। कह रहे 32 मिनट का अंदर काम करेंगे, तो 32 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 दूनी 50, 25 3 75, 5 80, तो 80 घंटे उनको लगेंगे, 80 मिनट सॉरी। तो यह सबसे लाजवाब क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, ठीक। तो कह रहा है कि आर एस को कुछ धनराशि देता है, ठीक है। आर है वो एस को कुछ धनराशि देता है, मान लो तो एक्स रुपये लगाया था, ठीक है। आर ने एक्स को एक्स रुपये दिया, तो जिस पर एस आर को 17,000 रुपये अधिक देता है, मतलब एक्स रुपये देगा ही देगा, साथ में 17,000 अधिक देगा। अब कह रहा है एस है टी को उतनी ही धनराशि उधार देता है, एस है टी को उतनी धनराशि उधार देता है, तो टी को भी वो कितना देता है, वो जितना उसने लिया था एक्स रुपीज़, ठीक है। वो जिस पर उसको 8.5% का ब्याज प्राप्त होता है, तो 8.5% मतलब होता है, इसको सॉल्व करोगे तो 85/1000, ठीक है। तो 17/200, तो उसको जो वैल्यू मिलेगी वो 217/x मिलेगी, ठीक है। कह रहा है कि एस द्वारा उधार ली जाने वाली वह न्यूनतम धनराशि क्या होगी जिससे उसे लेन देन में कोई हानि ना हो, ठीक है। कोई हानि ना होने का मतलब है कि ये जो वैल्यू होगी, ठीक है, इक्वल होनी चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, 0 बराबर होना चाहिए, समझ में आई बात। तो देखो ये 200 है और 217 में बेच रहा है, समझ लो ये प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन है। 200 है, 217 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट होगा 17 का। तो 17 का जो प्रॉफिट हो रहा था वो कितने में हो रहा था 17,000, वही वैल्यू कितनी है 17,000 इंटू, हमें क्या निकालना है 200 निकालना है, तो 200 मल्टीप्लाई करो 17 धाम 170, बस 230। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, माँ ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु तब की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो माँ और पुत्री की क्रमशः वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो अगर वर्तमान आयु निकालना है, देखो 42 12, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है 3 साल बाद, तो इसमें 3 साल जोड़ दो दोनों में, तो 45 हो गया, और ये कितना हो गया 15, तो उसकी 3 गुनी है, ठीक है। तो बोले ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही ना, आयु की 3 गुनी हो जाएगी कब, 3 वर्ष बाद। तो बस हमारा जो ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन देखो अपने को क्या है कि अर्चना ने कह रहा है कि 24 जनवरी को, ठीक है, 2012 को एक बैंक से 8 से 3/4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 78,000 रुपये का ऋण लिया और 18 जून 2012 को वापस चुका दिया। तो अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात करो। देखो जून, अब देखो यहाँ पर खेल क्या होता है, जिस डेट को आप पैसे ले रहे हो तो उसको ऐड नहीं करना है, तो 24 को छोड़ देंगे, तो 24 के बाद जो जनवरी में कितने दिन बचेंगे 7, तो उसको ले लेंगे। फरवरी में क्या होंगे 29 दिन, क्यों, क्योंकि ये लीप ईयर है, ठीक है, 2012। मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 18 दिन। देखो जो टोटल जो हमारे दिन हो गए वो 146 हो गए, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब लीप ईयर में वैसे तो 366 दिन होते हैं, ठीक है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं 366 दिन, लेकिन यहाँ पर आप कैलकुलेशन के दो 366 लेंगे तो कैलकुलेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, तो आप, और यहाँ पर जो आंसर है आपके दूर दूर हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, एक आप 366 की 365 ले सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन उससे ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो रहा, अगर SI निकालने जाऊँ मैं यहाँ से इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 78,000, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 35/4,
इनटू, अब हमने नंबर ऑफ डेज कितने हो गए 46, 146। अब यहाँ पर हमने 366 को लेके क्या ले लिया 365, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो 2 बटे ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में 100 कर लिया, तो 100 से मतलब 2 जीरो एक चल गए। अब इसको काटोगे 5 को 20, तो 20 कौन होता है, ये एक जीरो इसका ये गया, 2 से ये गया, ठीक है। तो बचा है एस आई इक्वल टू 78 गुणे 35, ठीक है। तो 5 40, 5 7 35, 5 40, 5 7 35, 4 39, ठीक है। और 3 24, 3 7 21, 2 23, तो 0 9 4 13, 3 3 6 27 30, ठीक है। तो 78,000 पहले से ही था, और 27 30 रुपये और मिल गए, तो 0 3 7 8 10, 80,730, ठीक है। तो 80,730 आ रहा है लगभग। तो ये थोड़ा ये ऑप्शन के नज़दीक है, तो मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने 366 नहीं लिया था ना, 365 लिया था, इसलिए इसलिए थोड़ा सा ये डिफरेंस आ रहा है। बाकी अगर इससे आप करने जाओगे तो यार बहुत टाइम लगेगा। तो यार क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, कह रहा है एक गीजर का अंकित मूल्य है वो 9400 रुपये है, ठीक है। और दुकानदार इस पर 4% का डिस्काउंट देता है, तो गीजर का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 9400 रुपये है, 4% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब क्या होगा, ठीक है। 96 बेच रहा है, तो 96 बटे 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ गए, तो 94 गुणे 96, ठीक है। तो वैसे से तो आपको पता ही होगा, ट्रिक होती है, ठीक है। तो क्या होता है, ये 4 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 चौको 24, और 10 नहीं है 90, ठीक है। तो 90 24 हमारा आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि ये आपके 4 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में मोबाइल सिम कार्ड की संख्या 12 आलेख में दी गई है। आलेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। कह रहा है दिल्ली में बीएसएनएल सिम कार्ड और एयरटेल सिम कार्ड की बिक्री का अनुपात क्या है। दिल्ली भैया यहाँ पर, ठीक है। तो बीएसएनएल बेचती है याली है, ठीक है, और एयरटेल बेचती है याली। तो इनका अनुपात निकालना है। तो ये जो वैल्यू है ये 10 है बीएसएनएल की, ठीक है, और एयरटेल की जो वैल्यू है वो है 20 है। तो सिंपल सा है 1:2 हमारा आंसर हो जाएगा। 10 कम 10, 10 दूनी 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है कि यार ये ट्राइंगल है समरूप है, ठीक है। अगर ट्राइंगल समरूप है तो मतलब उनकी जो भुजाएं होंगी उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, इक्वल टू बी सी और क्यू आर, सी ए अपॉन आर पी। तो यहाँ से देखो रहा, ए बी की वैल्यू हमें पता है 4 है, ठीक है। पी की वैल्यू पता है 6 है, और बी सी की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है तो लिख लो भाई बी सी, ठीक है। और क्यू आर की वैल्यू पता है 9 है, ठीक है। सी ए की वैल्यू भी नहीं पता होगी, तो आर पी की पता होगी, आर पी की 12 है, ठीक है। तो एक बार इसको इक्वल करेंगे, तो यहाँ से देखो इसको इक्वल करते हैं 4/6, तो इसको काट के लिख लो, और सिंप्लीफाई 2/3, ठीक है। तो 2/3 इक्वल टू सी ए अपॉन 12, तो 3 चौको 12, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, सी ए बराबर। तो बी सी अपॉन 9, इसको इक्वल करेंगे 2/3 के, तो 3 3 का 9, तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो सभी को जोड़ दो, 8 6 14 और 4 18 तुम्हारा। जी क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो आपको एक्स का इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ना, ये 350 का 65%, ठीक है। परसेंट में होता है बटे में 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो इसका उड़ गया, ठीक है। 5 से तो 35, 5 दूनी 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 7 पन्ना 35 मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 6 42 3 45, तो 455/2 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर इस परसेंटेज मतलब होता है बटे में 100 करेंगे, इसको मान लेते हैं एक्स। तो 25 दाम 250, 25 चौको 100, तो 5 10 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2 एक्स। इसका परसेंटेज मतलब होता है ये 2 जीरो गायब, तो 12 चौको 48, 158, तो ये इधर चला जाएगा तो माइनस पे हो जाएगा, तो 110 बचेगा, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब ये चीज़ इधर आ जाएगी तो माइनस पे आएगी, तो 455/2, 2 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 220,
बटे 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 5/2x। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बचेगा ये 5 23। 5 का भाग देंगे तो 5 चक्को 20, ठीक है, 5 सत्ते 35, 47 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं। कह रहा है कि पिता माता पुत्री के वेतन का अनुपात 2:3:5 है, ठीक है। पिता माता पुत्री, ठीक है, 2 3 5 है, तो 15% की वृद्धि होती है। 15% वृद्धि में होता है 1.15, ठीक है। 10% मिलता है 110, और 120 का मतलब होता है 1.2। इतने की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो उनके वेतन का अनुपात क्या है, तो बस मल्टीप्लाई करो, तो 5×6 = 30, 11×22 = 23, ठीक है। 11×3 = 33, और 12×5 = 60, 6, ठीक है। अब समझो रहा, तो अब यहाँ पर 2.3 था, पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, ये 0 भूल जाओ, तो बटे में 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10×6 = 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 23 33 60 हमारा आंसर हो जाएगा। 25 और 35 के बीच तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती क्या होता है, B² = AC, आपको याद रखना है। तो ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, B²/A। तो 35×35 बटे 25, 50×25, 5×7 = 35, 5×7 = 35, 7×7 = 49। क्वेश्चन नंबर देखो 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक गेंद का जो 9 पाई वर्ग इकाई का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए गेंद का व्यास कितना होना चाहिए। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 4πr² होता है, इक्वल टू 9 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, r² इक्वल टू 9/4। तो r की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3/2। गेंद का व्यास, तो व्यास उसका डबल होता है, तो कैंसिल, तो कितना हो गया 1/1/1। 9 पे ये सही कर रहे हैं ना आप, हाँ, पाई से पाई गया, ठीक है। 9/4, तो 3/2 होगा आर की वैल्यू। हाँ तो यार व्यास तो फिर आपका 3 ही आना चाहिए, इसमें गलत आंसर दिया हुआ लगता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यार ये 3 होगा, ठीक है। ये रॉन्ग आंसर दिया हुआ है, अपडेटेड में ये आपको सही कर दिया गया होगा, ठीक है। अब कह रहा है ABC और DEF कब समरूप होंगे, ठीक है। यार जब एंगल आपका B = D होगा, ठीक है, तब आपके क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है।